अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को, एफएससी पार्ट 2। हमने कुछ सवालात किए थे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मालूम करते हैं, दो तरीके हमने कर लिए थे। आज हम उसी को यूज़ करते हुए फर्दर इनको एक्सटेंड करेंगे। हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन दीज टू लाइन्स और दीज टू लाइन्स। हमने ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से भी पास करे और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करें। इसके ज्योमेट्री देखें कि आपके पास ये लाइन्स हैं, एक समझ लें ये L1 है, ये L2 है। जब भी दो लाइनें मिलती है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया जा सकता है। आप इन दोनों को सॉल्व करें, एक्स और वाई की मालूम करें, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को सॉल्व करें, L3 और L4 को जो दी गई हैं आपको ये लाइनें, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करें, ये पॉइंट आपके पास दूसरा आ जाएगा। एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से दोनों के जो लाइन पास करती है, ये रिक्वायर्ड लाइन है, आपको नज़र आ रही है, ए और बी में से पास करती है। दो पॉइंट्स आपके पास आ गए, दो पॉइंट में से पास करती हुई लाइन मालूम कर लें। और वो तरीके XY1 जो हमने किया हुआ है, X1 Y1 1 और X2 Y2 1 मॉड इज इक्वल टू 0, ये तरीका भी आप लगा सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म भी आप लगा सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप मालूम कर लें, Y2 माइनस Y1 और X2 X माइनस 1, तो उससे भी आप ये सवाल कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कंडीशन मालूम करनी है साइड दैट द लाइंस, ये तीन लाइनें दी गई हैं आपको, ये कन्गोरेंट है। कन्गोरेंट का मतलब होता है ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट में से पास कर रही हैं। फ़र्ज़ करें ये एक लाइन L1 है, ये L2 है, ये L3 है। ये कन्गोरेंट का मतलब है इससे एक पॉइंट में से पास कर रही हैं। अब ये पॉइंट आपको ज्योमेट्रिकली नज़र आ रहा है कि है क्या, ये एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों लाइनों के ऊपर लाई करता है। क्लियर? आपको यहाँ पे दो तीन तरीके हैं इस सवाल को करने के। आप L1 और L2 को सॉल्व कर लें, वहाँ से एक पॉइंट मालूम कर लें। फ़र्ज़ करें ये ए आपके पास पॉइंट आ गया जिसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, आपको पता है एक्स और वाई, जो भी इन दोनों लाइनों को हल करेंगे। अब यही पॉइंट ए जो है थर्ड लाइन के ऊपर भी लाई करता है, उसे सेटिस्फाई भी करेगा। तो इस पॉइंट की वैल्यू जो भी आपके पास आती है एक्स वाई की, वो इस लाइन 3 के ऊपर 3 को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि उसके ऊपर लाई कर रहा है। तो आप उस कंडीशन से भी डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते जाएं, इस तरह की इक्वेशन बना लें। आप सिंप्लीफाई करेंगे ये इजीली आपके पास हो जाएगा। आप देखेंगे बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये जब बाहर आपको लग रहा है कि ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल आसान है कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करें L1 L2 का। वो जो भी पॉइंट आता है तीसरी लाइन के ऊपर भी लाई करता है, उसमें एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट रख दें इस पॉइंट का, और वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट रख दें, सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। और यही वो कंडीशन होगी, एक्स वाई ख़त्म हो जाएगा, M1 M2 M3 और C1 C2 C3 में जो जवाब आएगा वही रिक्वायर्ड कंडीशन इसकी होगी। इज़ दैट क्लियर? ओके। या दूसरा तरीका ये है कि ये आपके पास तीन लाइनें हैं दी हुई, A1X प्लस B1Y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह से ये नीचे दी गई हैं। ये कन्गोरेंट कब होती हैं? ये भी वही तरीका है जो मैंने आपको कहा है कि इसमें से पास करती हैं। एक पॉइंट मालूम कर लें इन दो लाइनों से, जो भी पॉइंट आता है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे, ये मॉड की फॉर्म में आप लिख सकते हैं उसे। या दूसरा तरीका ये है कि तीन लाइनें दी गई हैं, उसमें आप पहले ही जो रो है उसको लिख लें। पहली लाइन के कोफिशिएंट A1 B1 C1 जो यहाँ पे आपके पास हैं ये हैं, वाई को उधर ले जाएं तो ये -y बन जाएगा। इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। ये पहला कोफिशिएंट M1 -1 और 1, फिर M2 -1 और C2, ये C1 सॉरी, और इस तरह M3 -1 और C3। इसको एक्सपेंड कर लें, जैसे ये एक्सपेंड किया हुआ, सिंप्लीफाई करें, ये जवाब आ जाएगा। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, और भी एक दो तरीके हैं उनसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि ये अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पी साइड दैट दी 3 लाइन्स आर कन्गोरेंट। मीट एट अ पॉइंट का मतलब यही होता है, कन्गोरेंट है एक ही पॉइंट पर, जैसे ये है मिलती हैं। तो अब पॉइंट पी की वैल्यू मालूम करनी है, तो बहुत आसान तरीके, वही तरीका भी कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करें, पहली दोनों लाइनों को, जो भी पॉइंट आए वो तीसरी लाइन के ऊपर भी लाई करता है, उसमें एक्स और वाई की जगह वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखें, एक्स और वाई ख़त्म हो जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। दूसरा तरीका क्या है, ये आप डिटर्मिनेंट लिख लें इज इक्वल टू 0, इसमें कोफिशिएंट लिखते जाएं। पहली रो के पहली लाइन के कोफिशिएंट रो में लिखें, दूसरी के लिखें, तीसरी के लिखें, इसको एक्सपेंड करें, आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी। और ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर शॉर्ट आंसर में आता है।
अब यहाँ पे शो दैट द लाइंस आर कन्गुरेंट, ये 3 लाइनें कन्गुरेंट है। वही तरीका कि अगर उसका मॉड 0 हो जाएगा वो कन्गुरेंट हो जाएगी। आप लेफ्ट हैंड साइड लें और देखें कि राइट हैंड साइड 0 आती है, वो आ जाएगी इस केस में, तो ये कन्गुरेंट होगी। इसका मतलब है तीनों एक ही पॉइंट में से पास करती है। फिर उसने आगे उसको फर्दर एक्सटेंड किया है कि जो थर्ड लाइन है, जो भी आपकी यहाँ पे थर्ड लाइन है, वो इनके दरमियान जो 2 लाइनों के दरमियान एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करी। ये 2 लाइनें हैं L1 और L2, इनके दरमियान जो भी एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रही का मतलब है इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ये थर्ड लाइन इन 2 लाइनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट का मतलब है 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक एंगल ये है θ1 और एक ये है L3 के साथ इसका L2 का θ2। हम साबित करेंगे θ1 और θ2 इक्वल है तो बाइसेक्ट हो जाएगा। तो तरीका क्या है 2 लाइनों के दरमियान एंगल मालूम करने का? आप उन लाइनों की स्लोप्स निकालेंगे। स्लोप्स कैसे निकलती हैं? y = mx + c की फॉर्म में लिखने से। ये स्लोप आ जाएगी एक लाइन की। इसी तरह से एक को m1 रख लें, दूसरी को m2 रख लें, तीसरी को m3 निकाल लें। तीनों स्लोप्स आ जाएंगी। आप स्लोप्स इस तरह से ज्योमेट्री बना लेंगे। उसके बाद ये फार्मूला एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स का मैंने आपको करवाया हुआ है कि L1 और L2 2 लाइनें हैं तो इसके एंगल tan θ। आप इसको कैसे करेंगे? टर्मिनल साइड जहाँ पे जाती है आप सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएंगे। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे m2 जहाँ पे ये टर्मिनल साइड है -m1 / 1 + m1 m2। जैसे यहाँ पे अगर tan θ1 है तो आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दी L1 से L3 की तरफ, तो ये होगा m3, लाइन 3 की स्लोप -m1 / 1 + m1 m3। और वहाँ से आप tan θ1 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद θ1 आपके पास जो भी आता है वो देख लें tan इनवर्स करके, ना भी लिखें तो कोई मसलन tan θ1 देख लें क्या आता है। इसी तरह से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दें तो फार्मूला क्या लगेगा? tan θ2 m2 -m3, लाइन 3 है ये लाइन 2 है, m2 -m3 एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद / 1 + m2 m3 और उसको सिंप्लीफाई करें tan θ2 की वैल्यू। आप देखेंगे दोनों एंगल जो है सेम है। यही हमने साबित करना था कि ये एंगल सेम आ रहे हैं, यानी बाइसेक्ट कर रही है थर्ड लाइन जो है। उसके बाद ये है सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल। क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 मीडियंस। मीडियन कौन सी लाइन होती है? आप ट्राइंगल बना लेंगे। बना ली। ट्राइंगल बनाने के बाद जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। किसी भी ट्राइंगल के 3 मिड पॉइंट होते हैं। 3 मिड पॉइंट्स आपके पास आ गए। एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाएंगे, इसको कहते हैं मीडियन। एक वर्टेक्स को ट्राइंगल के दूसरी साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने से जो बनाती है वो मीडियन है। अब ये कैसे आएगा? मिड पॉइंट का फार्मूला लगाने से। ये कोऑर्डिनेट और मिड पॉइंट का फार्मूला हमको पता है, एक्स कोऑर्डिनेट को जमा करें उस लाइन के /2 और इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट मालूम करना y1 + y2 /2। ये आपके पास मिड पॉइंट इसी तरह से सारे आ जाएंगे। इनके एक्स कोऑर्डिनेट को जमा करें /2 कर दें, वाई कोऑर्डिनेट को जमा करें /2 कर दें इसका, और इसी तरह से ये एफ आ जाएगा। क्लियर? हमने इन मीडियंस की इक्वेशन मालूम करनी है। जब आपके पास एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए तो आप इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स लिख लें, वो मीडियन की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, इसी तरह सारी मालूम कर ली। अगला सवाल ये है क्या ये मीडियन जो है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? तो हम क्या करेंगे? उनकी इक्वेशंस मालूम करेंगे। इक्वेशंस आ गई, उसके बाद हम देखेंगे वो मॉड वाली प्रॉपर्टी लगा के जो भी हमने की है कॉन्ग्रुएंट के लिए कि उनका डिटर्मिनेंट जो है 0 आना चाहिए। ये वाला तीनों लाइनें आ गई। पहली लाइन की रो लिख लें, दूसरी की, तीसरी की = 0 आ गया तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये आपने सवाल कर लेना। अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं कि एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स में से पास करे अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर हो, और इसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी। इसी तरह से ये है 3 अल्टीट्यूड्स बनते हैं। यहाँ से भी एक जाता है जो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो पॉइंट तो हमारे पास है, स्लोप रह गई। अब ये अल्टीट्यूड मैंने कहा कि ऐसी लाइन होती है जो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से इसकी स्लोप आ जाएगी m1 जो है। इसकी स्लोप हम 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। अब चूंकि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं आपको नज़र आ रही हैं, तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। वहाँ से m1 की वैल्यू आ जाएगी ये वाली आपके पास। m' आपको इस लाइन से आएगा और ये कंडीशन लगा के अब आपके पास स्लोप आ गई। पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको पता है ये वाली होती है, इसमें वैल्यू रखें, आपके पास अल्टीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, अल्टीट्यूड की इक्वेशन इसी तरह से तीनों मालूम कर लेंगे। तीनों आ गई। अब देखना है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। वो मॉड वाला केस लगा दें जो पीछे वाले सवाल में हमने किया था। अगर वो 0 आ जाता है इसका मतलब अल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? और राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल
कन्ग्रुएंट ये हमने शो करना है। राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं? एक ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट जैसे डी वाला था पीछे, मिड पॉइंट में से पास करे और इसी साइड पर परपेंडिकुलर हो। अब पॉइंट तो हमारे पास आ गया मिड पॉइंट से, जैसे हमने पिछले सवाल में किया शुरू वाले फर्स्ट पार्ट में इसके, ये वाला, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, इस मिड पॉइंट आपके पास आ गया। अब रह गई इसकी स्लोप। अब ये लाइन जो है, ये जिसे राइट बाइसेक्टर कहते हैं, इस साइड पर परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से स्लोप आ जाएगी, स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से तीनों राइट बाइसेक्टर मालूम कर लेंगे, वो तीनों इक्वेशन आ गई। फर्दर उसने कहा है कि ये राइट बाइसेक्टर कन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसे, आप वही मॉड वाली प्रॉपर्टी देखेंगे वो जीरो आती है या नहीं आती। अगर जीरो आ जाती है इसका मतलब ये अल्टीट्यूड कन्ग्रुएंट है, ये आपने कर लेना है। और इसका नाम होता है अल्टीट्यूड कन्ग्रुएंट, का मतलब है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल होता है। और उसके बाद आपके पास है, जहाँ पे आपके पास अल्टीट्यूड कन्ग्रुएंट है वो आर्थो सेंटर होता है, जहाँ पे आपके पास राइट बाइसेक्टर कन्ग्रुएंट है उसको सर्कम सेंटर कहते हैं, और जहाँ पे आपके पास मीडियंस कन्ग्रुएंट है उसको कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ये डेफिनेशन आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।